कुछ देर बाद शिवेश मंडप में बैठा था। सभी मंडप के आसपास बैठे थे। तभी पंडित जी कन्या को लाने को कहते हैं। लता जी हाँ में सर हिला अंदर चली जाती है। कुछ देर में विरा बीच में चल रही थी और आर्यन, सीमी, अर्पिता और आशु ने रेत चुनरी पकड़ रखी थी। उसके नीचे विरा चलते हुए आ रही थी। काया, किट्टू और तन्वी विरा पर फूल बरसा रहे थे। पायल की आवाज सुनकर सबका ध्यान उस ओर चला जाता है। सभी लड़कों की धड़कन जैसे रुक गई थी। सामने आ रही विरा को देखकर सबके दिल से एक बात ही निकल रही थी, ब्यूटीफुल। सभी विरा से नजरें हटा अपनी अपनी वालियों को देखते हैं तो उनकी धड़कनें बुलेट ट्रेन जैसे दौड़ने लग जाती है। धड़कने तो किसी और की भी थमी थी और वो था अंकेश। विरा को देख अंकेश पल के झपकाना भूल जाता है। अंकेश मन में बोला, काश मुझे भी कोई दुआओं में मां गिनता, काश कोई तो होता जो मेरे लिए हर हद पार कर देता। विरा शिवेश के बगल में आकर बैठ जाती है। शिवेश ने एक बार भी विरा की तरफ नहीं देखा था। पंडित जी शादी शुरू करते हुए मंत्र पढ़ने लगते हैं। सीमी वापस अंदर चली जाती है और अंदर से एक गिटार लेकर आती है। सीमी अंकेश के सामने जाते हुए बोली, भाई एक गाना गाओ ना, आप बहुत प्यारा गाते हो। अंकेश एक नजर विरा को देख गिटार हाथ में ले लेता है। सीमी वहां लगाई गई चेयर पर आशु के पास जाकर बैठ जाती है। पंडित जी दोनों को वरमाला पहनाने के लिए खड़ा करते हैं। शिवेश उठ जाता है। विरा भी खड़ी हो जाती है। अर्पिता दोनों के आगे वरमाला कर देती है। शिवेश वरमाला उठा बिना किसी भाव के विरा को पहना देता है और अंकेश और विरा एक साथ अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। दोनों के दिल में दर्द था पर उसके भाव अलग थे। विरा भी शिवेश को माला पहना देती है। पंडित जी दोनों को वापस बैठने को कहते हैं। दोनों के बैठते ही अंकेश गिटार बजाते हुए गाना शुरू करता है। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर दो जाए। किसी पे एतबार करो तो फिर इकरार करो, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर दो जाए। यही तो दिल चुराने का अंदाज होता है। अंकेश का गाना सुनकर आर्यन, रोनित और रुद्र अंकेश को देखने लगते हैं। अंकेश की गर्दन झुकी थी, उसके होठों पर स्माइल थी और हाथों में गिटार था। पंडित जी आगे की विधि बताते हुए कन्यादान के लिए आगे बुलाते हैं। कन्यादान नाम सुनकर विरा को अपने माँ पापा की याद आने लगती है, साथ में उसके पापा की आवाज भी। हमने आपके लिए एक फैसला लिया, वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा। मामा मामी कन्यादान के लिए आगे आते हैं और विरा का हाथ शिवेश के हाथ में रख उनका गठबंधन कर देते हैं। मोहब्बत का जो गम है मिले उतना कम है, ये तो जमाना नहीं जान पाएगा। मेरा जो सनम है जरा बेरहम है, देख मुझे वह दर्द मुस्कारिएगा। दिल को ऐसे दिल पे भी नाज होता है। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर दो जाए। अंकेश के गाने के बोल सुनकर विरा और शिवेश दोनों की नजर अंकेश पर चली जाती है। अंकेश मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रहा था। तभी पंडित जी विरा और शिवेश को फेरों के लिए खड़ा करते हैं। शिवेश के दिल में रिधिमा का ख्याल आ रहा था, जिसे भुलाने के लिए वो मानसी जी की ओर देखता है। उनके चेहरे पर स्माइल देख शिवेश फेरों के लिए खड़ा हो जाता है। विरा भी खड़ी हो जाती है। पंडित जी फेरे शुरू करवाते हैं। सभी उन पर फूल बरसाने लगते हैं। मुबारक समा है, खुशी का जहां है, ये तो नया कोई गुल खिलाएगा। नजर से बयां है, ये वह दास्तां है, चाहत को कैसे कोई भी छुपा पाएगा। आशिक की आंखों में ये राज होता है। पहले 4 फेरों में विरा आगे रहती है और अगले 3 फेरों में शिवेश आगे रहता है। साथ साथ में पंडित जी 7 वचन भी बोल रहे थे। सभी उन पर फूल बरसा रहे थे। वही अंकेश दर्द में भी मुस्कुरा रहा था। आप जिसे चाहो उसको अपनी आंखों के सामने किसी और का होता देखना दिल के 1000 टुकड़े एक साथ करने के बराबर होता है। फेर पूरे होने के बाद विरा और शिवेश वापस बैठ जाते हैं। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं न फिर देर हो जाए, न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर दो जाए। किसी पे एतबार करो तो फिर इकरार करो, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर दो जाए। पंडित जी शिवेश को विरा की मांग में सिंदूर भरने को कहते हैं। शिवेश विरा की मांग में सिंदूर भर देता है। विरा की आंखें बंद हो जाती है। थोड़ा सा सिंदूर विरा की नाक पर गिर जाता है और साथ में विरा की आंखों से आंसू का एक कतरा बाहर निकल जाता है। पंडित जी शिवेश को मंगलसूत्र देते हैं। शिवेश विरा को मंगलसूत्र पहना देता है। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं न फिर देर हो जाए, किसी पे एतबार करो तो फिर इकरार करो, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर दो जाए। यही तो दिल चुराने का अंदाज होता है। इधर अंकेश का गाना खत्म होता है और इधर शादी। पंडित जी दोनों को आशीर्वाद देते हुए बोले, आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। अब आप अपने बड़ों से आशीर्वाद ले लीजिए। शिवेश विरा खड़ा हो अपने बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं। सभी उन्हें खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। सभी छोटे उन्हें बधाई देते हैं।
शिवेश और विरा की शादी हो गई थी। मानसी जी तो बहुत खुश थी, आखिर उसके बेटे की जिंदगी कोई तो आ गई, और उन्हें पूरा यकीन था कि जल्द ही शिवेश रिद्धिमा को भूलकर प्यार करने लगेगा। वही सीमी शिवेश के सामने हाथ किए खड़ी थी। सीमी शिवेश को देखते हुए बोली, जीजू लाइए हमारा जूते चुराई का नेक दीजिए हमें। शिवेश पहले सीमी की ओर देखता है, फिर अपने पैरों की ओर। उसके पैरों में जूती नहीं थी। शिवेश सीमी को देख बोला, पर पहले मेरे जूते तो वापस करो। सीमी नामे गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं पहले नेक दीजिए और जूते लीजिए। वैभव सीमी की बात सुनकर आगे आते हुए बोला, हम भला ऐसा क्यों करें, पहले जूते फिर नेक। सीमी के साथ सभी लड़कियां खड़ी थी। सीमी कमर पर हाथ रख वैभव को घूरने लग जाती है। वैभव मुस्कुराते हुए चुटकी बजाते हुए सीमी के पास आता है और कुछ पैसे दिखाते हुए गाना गाता है। दूल्हे की सालियों, ओ हरे दुपट्टे वालियों, जूते दे दो पैसे ले लो, जूते दे दो पैसे ले लो। सीमी वैभव के आगे चुटकी बजाते हुए उसके इर्द गिर्द एक चक्कर काटती है और सभी लड़कियों को इशारा करती है। सभी सीमी का इशारा पाकर आगे आ जाती है। सीमी उनके आगे जाते हुए डांस करते हुए गाती, दुल्हन के देवर तुम दिखलाओ ना यूं तेवर, पैसे दे दो जूते ले लो, पैसे दे दो जूते ले लो। वैभव और सभी लड़के आसपास जूते ढूंढने लगते हैं। शिवेश और विरा एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। वैभव अन्य को जूते नहीं मिलते। अंश उन्हें इशारा करते हुए आशु के पास जाता है और उसके आगे नोटों की गति करते हुए बोला, अजी नोट गिनो जी। सभी लड़के एक साथ, जूते लाओ। आशु वैभव को धक्का देती है और दूसरी तरफ चली जाती है। रुद्र अंश के हाथ से पैसे लेकर अर्पिता के सामने करते हुए गाता है, जिद छोड़ो जी जूते लाओ। अर्पिता मुंह बनाते हुए दूसरी तरफ चली जाती है। अन्य किट्टू के आगे खड़ा हो अपनी ओर इशारा करते हुए बोला, फ्रॉड है क्या हम। किट्टू हाथ हवा में उठाते हुए बोली, तुम ही जानो। सीमी वैभव को अंगुली दिखाते हुए बोली, अकड़ू हो तुम। वैभव सिमी की नाक पकड़ खींचते हुए बोला, जो भी मानो। आशु अंश को अंगुली दिखाते हुए बोली, अजी बात बढ़ेगी। अंश बालों में हाथ फेरते हुए बोला, बढ़ जाने दो। अर्पिता रुद्र के सामने आते हुए बोली, मांग चढ़ेगी। रुद्र दूसरी ओर जाते हुए हाथ उठाते हुए बोला, चढ़ जाने दो। किट्टू कमर पर हाथ रख अन्य को घूरते हुए बोली, अड़ोना ऐसे। अन्य खाली हाथ आगे करते हुए बोला, पहले जूते। अब सभी लड़कियां एक जगह आ जाती है और सीमी आगे आकर हाथ से इशारा करते हुए डांस करते हुए बोली, जूते लिए हैं नहीं चुराया कोई जेवर, दुल्हन के देवर तुम दिखलाओ ना यूं तेवर, पैसे दे दो जूते ले लो, पैसे दे दो जूते ले लो। वैभव और बाकी लड़के लड़कियों को इग्नोर कर शिवेश के बगल में रखी चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं। आशु अपने हाथ में जूस का गिलास लाते हुए अंश के सामने करते हुए बोली, कुछ ठंडा पी लो। अंश गिलास अपने सामने से हटाते हुए बोला, मूड नहीं है। अर्पिता रुद्र के आगे दही बड़े की प्लेट करते हुए बोली, दही बड़े लो। रुद्र एक फीकी हंसी हंसते हुए अर्पिता की ओर हाथ हिलाते हुए बोला, मूड नहीं है। सीमी वैभव का हाथ पकड़ उठाते हुए बोली, कुल्फी खा लो। वैभव सीमी से अपना हाथ छुड़ाते हुए वापस बैठते हुए बोला, बहुत खा चुके। तन्वी अंश के अनुज के सामने पान करते हुए बोली, पान खा लो। अनुज तन्वी का हाथ हटाते हुए बोला, बहुत खा चुके। अंश रसमलाई आशु के आगे करते हुए बोला, अजी रसमलाई। आशु लहंगा उठा दूसरी ओर जाते हुए बोली, आपके लिए। रुद्र अर्पिता का हाथ पकड़ वहां रखी मिठाई दिखाते हुए बोला, इतनी मिठाई। अर्पिता हाथ छुड़ा रुद्र को इशारा करते हुए बोली, आपके लिए। वैभव अपना में गर्दन हिला चेयर से खड़ा हो दूसरी ओर जाती सीमी को रोकते हुए बोला, पहले जूते। सीमी थप्पड़ मारने का इशारा करते हुए बोली, खाएंगे क्या। अन्य किट्टू को देख बोला, आपकी मर्जी। किट्टू दोनों हाथों से हाथ हिलाते हुए बोली, ना जी तौबा। सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं। वैभव अंश के कंधे पर हाथ रख सीमी को देखते हुए गाता है, किसी बेतुके शायर की बेसुरी कवालियों। सभी लड़के एक साथ डांस करते हुए गाते हैं, दुल्हे की सालियों ओ हरे दुपट्टे वालियों, जूते दे दो पैसे ले लो, जूते दे दो पैसे ले लो, जूते दे दो पैसे ले लो। सीमी सबको इग्नोर कर मुंह बनाते हुए शिवेश के पास आकर बोली, जीजू आप नेक दे रहे हो या नहीं। शिवेश धीमे से मुस्कुराते हुए बोला, मैंने मना कब किया था, तुम ही थी जो इन गधों के साथ उलझ रही थी, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। शिवेश की बात सुनकर सभी लड़कों का मुंह बन जाता है। सीमी खुश होते हुए बोली, मैं जो भी मांगोगी आप वो देंगे। शिवेश सीमी को देखते हुए बोला, अगर पॉसिबल हुआ तो जरूर। सीमी विरा के सामने जाते हुए बोली, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरी दी को खुश रखना। मेरी दी थोड़ी अंटू है, कभी कभी गुस्सा भी करती है पर किसी का भी बुरा नहीं करती है, प्लीज आप मेरी दी को इतना प्यार देना कि। सीमी ये कहते कहते इमोशनल हो गई थी। विरा खड़े होकर सीमी को गले लगा लेती है। सीमी आगे बोली,
उनके अंदर जो अकेलापन है वो दूर हो जाए, मुझे बस इतना चाहिए। सीमी की बात सुनकर शिवेश कुछ नहीं कहता। उसने तो पहले ही विरा से कह दिया था कि वो विरा को अपनी पत्नी होने का अधिकार नहीं देगा, ना उसकी लाइफ में दखल अंदाजी देगा। ऐसे में कैसे वो सीमी की यह बात पूरी कर सकता है? शिवेश मन में बोला, आई एम सॉरी सिमी, में चाहकर भी ये सब पूरा नहीं कर पाओगा। शिक्षा को कुछ ना बोलता देख विरा सीमी को खुद से अलग करते हुए उसके आंसू पोंछते हुए बोली, तेरी बहन किसी के प्यार की मोहताज नहीं है, मेरे लिए तो मेरी पूरी दुनिया तुझ में बसती है, अगर तू खुश है तो मैं अपने आप खुश हूँ। तभी वहां लता जी आते हुए बोली, विरा शिवेश चलो कान्हा जी के दर्शन कर लो, फिर विदाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। शिवेश हाँ में सर हिला खड़ा हो जाता है। सभी एक साथ अंदर चले जाते हैं। मानसी जी, विशाखा जी और रीना जी पहले ही चले गए थे। आखिर बहू का स्वागत करना था और इसके लिए तैयारी भी तो करनी थी। शिवेश और विरा कान्हा जी से आशीर्वाद लेते हैं। अब बारी थी सबसे इमोशनल पल की। विरा और शिवेश घर के बाहर खड़े थे और उनका चेहरा घर की तरफ था। लता जी आंखों में नमी लिए विरा की आरती उतार रही थी। भले ही विरा उनकी बेटी नहीं थी, पर उन्होंने विरा को अपनी बेटी जैसा प्यार दिया था। नानी, मामा, आर्यन, सीमी, आशु, अर्पिता सभी की आंखें नम थी। आज किसी की बेटी पर किसी और का हक हो गया था। विरा की आंखें भी नम थी। आज उसे अपने माँ पापा की और ज्यादा याद आ रही थी। फिर भी विरा खुद को कंट्रोल कर लेती है। मामा जी शिवेश के सर पर हाथ रखते हुए बोले, आज से विरा आपकी अमानत है, हमारी बेटी का ख्याल रखना और कोई गलती हो जाए तो इसे माफ कर देना। शिवेश हाँ में सर हिला देता है। विरा सबसे मिलती है और इधर उधर देखती है। विरा अंकेश को देख रही थी, पर अंकेश उसे कहीं नहीं दिखाई देता। अंकेश शादी होने के बाद से गायब था। विरा एक गहरी सांस लेती है आज और अपनी एक और नई जिंदगी शुरू करने वाली थी, जिसके लिए उसने खुद को तैयार किया और शिवेश के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और उनके बैठते ही गाड़ी जिंदल विला से बाहर निकल जाती है। सीमी कल जिंदल विला जाने वाली थी। सभी कुछ देर वही खड़े रहते हैं। रूथ, रन्या, अंश और वैभव भी उनसे विदा लेते हैं और जिंदल मेंशन से सिंघानिया मेंशन के लिए निकल जाते हैं। मानसी जी और विशाखा जी ने मिलकर सारी तैयारी कर ली थी। गेट से अंदर जाते वक्त बहुत सुंदर रंगोली बनाई गई थी जिसमें नाम लिखा था, वेलकम विरा। दरवाजे पर आलते की बड़ी थी थाल रखी गई थी। ऊपर की तरफ एक बड़े से गुब्बारे में गुलाब की पंखुड़ियां भरकर लगाया हुआ था। विशाखा जी हॉल में बैठी आरती की थाली तैयार कर रही थी। दादी जी विशाखा जी को देखते हुए बोली, बाकी सारी तैयारी हो गई क्या? मानसी जी ने अपनी कमर पर साड़ी का पल्ला दबाते हुए बोली, कहा माँ, अभी तक मदन जाने के लिए प्रसाद बनाना बाकी है। शिवेश और विरा आते हैं, तब तक मैं प्रसाद बना देती हूँ। कल सुबह ही दोनों को कुलदेवी के मंदिर जाना है, तो मैं जल्दी से प्रसाद बना देती हूँ। रीना जी मानसी जी के साथ जाते हुए बोली, मैं भी चलती हूँ, आपकी मदद कर दूंगी। मानसी जी हाँ में सर हिला देती है। 1 घंटे बाद शिवेश की गाड़ी सिंघानिया विला में आ जाती है। विशाखा जी कहती है, बेटा चावल का कलश दीदी के प्लूमे में खाली कर दो, ऐसा करने से कहते हैं घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। विरा हाँ में सर हिला देती है। मानसी जी साड़ी का पल्लू विरा के आगे कर देती है। विरा चावल का भरा कलश मानसी जी के पल्ले में खाली कर देती है। मानसी जी विरा को देखते हुए बोली, बेटा दाहिना पैर थाली में रखो और घर के अंदर प्रवेश करो। शिवेश खाली आंखों से हो रही रस्मों को देख रहा था। विरा सबसे पहले अपना दाहिना पैर थाली में रखती है और बाद में बायां पैर रखती है। सामने व्हाइट कपड़ा बिछाया गया था। विरा दाहिना पैर रखती है और ऊपर से उस पर गुलाब के फूलों की पंखुड़ी गिरने लगती है। विहान अपने पैरों की छाप छोड़ घर में प्रवेश कर जाती है। वैभव, अंश, अन्य और रुद्र भी आ जाते हैं। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, आखिर में ये नालायक भी शादी के बंधन में बंध गया। शिवेश दादाजी की ओर घूर कर देखता है, जैसे कह रहा हो, ये सब आपकी वजह से तो हुआ है। शिवेश अपने कंधे से दुपट्टा उतार विरा के हाथों में रख देता है और सिर पर बंधे साफे को मानसी जी के हाथों में देता है और वहां से अपने रूम की ओर चला जाता है। मानसी जी आवाज लगाते हुए बोली, शिव बेटा, अभी कुछ रस्में और बाकी है। पर शिवेश मानसी जी की बात सुनकर भी अनसुना कर देता है और सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर चला जाता है। विरा शिवेश को जाते हुए देखती रह जाती है। दादी जी विरा को मंदिर की ओर ले जाते हुए बोली, जाने दो उस नालायक को, हम बाकी की रस्में कर लेते हैं। मानसी जी विरा के सामने आलते की थाल कर देती है और विरा से कहती है, बेटा अपने दोनों हाथ को इसमें रखो और अपने हाथों की छाप उन दोनों हाथों के नीचे लगा दो। मंदिर की एक दीवार पर मानसी जी और विशाखा जी के हाथ की छाप लगी हुई थी। विरा उन दोनों हाथों के नीचे अपने हाथों की छाप छोड़ देती है। रीना जी विरा को एक रूम में ले जाती है और विरा को एक साड़ी देते हुए बोली, विरा तुम कपड़े चेंज कर लो और आराम करो। विरा हाँ में सर हिला देती। रीना जी मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। विरा पैनी नजरों से रूम को देखती है और साड़ी को देखते हुए बोली, क्या मुसीबत है यार, इसे पहनते कैसे है, मुझे तो ये भी नहीं पता।
विरा ब्लाउज और पेटिकोट लेकर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर में विरा फ्रेश हो ब्लाउज और पेटिकोट पहन बाहर आती है और फोन लेकर यूट्यूब पर वीडियो चला लेती है। विरा अपनी पैनी नजरों से वीडियो को देखती है और फोन बंद कर वापस रख देती है। विरा का माइंड बहुत शार्प था, वो हर चीज को बहुत जल्दी सीख लेती थी। विरा कुछ देर में एकदम परफेक्ट साड़ी पहन लेती है। विरा ड्रेसिंग मिरर के सामने जाती है और उसमें खुद को देखती है। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। विरा खुद को देखती रह जाती है। स्काई कलर की साड़ी जिस पर गोटापति वर्क किया गया था, उस सिंपल साड़ी में विरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। विरा का हाथ अपनी मांग पर चला जाता है और वो पुरानी यादों में चली जाती है। एक कमरे में एक औरत ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी होकर मांग में सिंदूर लगा रही थी। उनके पास में एक 5 साल की लड़की खड़ी उन्हें एकटक देख रही थी। ये लड़की और कोई नहीं, विरा थी। विरा अपनी माँ सानवी को मांग में सिंदूर लगाते देख अपनी क्यूट आवाज में बोली, माँ ये आप क्या लगा रही हो? सानवी जी मुस्कुराते हुए विरा को गोद में उठाती है और उसे बैग की तरफ ले जाते हुए बेड पर बैठते हुए बोली, ये इसे सिंदूर कहते हैं। जब आपकी शादी होगी ना, तब आपका पति आपकी मांग में सिंदूर लगाएगा। कहा जाता है सीता माता ने राम जी की लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाया था और तब से ये हर शादीशुदा लड़की लगाती है। विरा सानवी जी की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। विरा अपने छोटे छोटे हाथों से सानवी जी का हाथ पकड़ते हुए बोली, तो माँ ये पति कौन होता है और मेरा पति कहाँ है? उसने मुझे आपकी तरह सिंदूर क्यों नहीं लगाया? मुझे भी सिंदूर लगाना है। सानवी जी विरा की बात पर हंसते हुए बोली, अभी आप बहुत छोटे हो ना, आप जब बड़े हो जाओगे तब आपकी शादी होगी, तब आपका पति आपकी मांग में सिंदूर भरेगा। विरा ये याद कर धीमे से मुस्कुरा देती है। तभी विरा का फोन बजने लगता है। विरा बेड के पास जाती है, उसके फोन पर रोनित का कॉल आ रहा था। विरा रोनित का कॉल उठाते हुए बोली, हाँ रोनित। रोनित विरा की आवाज सुनकर बोला, सॉरी आपको इस वक्त कॉल किया, बात जरूरी थी तो करना पड़ा। विरा रोनित की बात सुनकर बोली, तुम बताओ क्या बात है? वो मिस्टर अरोड़ा सिंघानियाज से क्यों नफरत करते हैं, इसका पता चल गया। विरा रूम में लगे काउच पर बैठते हुए बोली, हाँ क्यों करते हैं बताओ। रोनित विरा को कुछ बताता है और विरा ध्यान से उसकी बातें सुनने लगती है। विरा रोनित की बात सुनकर बोली, रागिनी की कुंडली निकालो और इस मुकेश अरोड़ा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करो, हम इसे हल्के में नहीं ले सकते हैं। रोनित हाँ कहकर कॉल कट कर देता है। विरा कुछ सोचने लगती है। कुछ देर बाद विरा के रूम का डोर नॉक होता है। विरा दरवाजा खोलती है, सामने मानसी जी थी। विरा सामने से हट जाती है और मानसी जी को अंदर आने का रास्ता दे देती है। मानसी जी के हाथ में एक बड़ा सारा थाल था, उसको लाल कपड़े से ढका हुआ था। मानसी जी थाल बेड पर रखती है और विरा के पास आकर विरा को ड्रेसिंग मिरर के सामने बिठाते हुए बोली, आप शिवेश की हरकत से नाराज तो नहीं हो ना? विरा मानसी जी की बात सुनकर ना में सर हिलाते हुए बोली, हम सभी जानते हैं ना माँ की शिवेश शादी से खुश नहीं है, फिर हम क्यों बुरा मानने लगे? हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा, इनफैक्ट हम तो खुश है कि हमें आप जैसी माँ मिली है। हाँ भाई, अब हमसे मिलकर तो कोई आपको खुशी नहीं हुई होगी, तभी तो आपको आपकी सास इतनी अच्छी लगी। हमने क्या आपके खाने में मिर्ची मिलाई थी जो आप हमें पाकर खुश नहीं हो? विशाखा जी रीना जी के साथ रूम में आते हुए बोली। विशाखा जी की आवाज सुनकर विरा चेयर से उठकर विशाखा जी के पास जाकर उन्हें गले लगाते हुए बोली, भला आपसे मिलकर किसे खुशी नहीं होगी? हमें तो सबसे ज्यादा आपसे मिलकर खुशी हुई। विशाखा जी विरा को खुद से अलग करते हुए मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा बेटा, काकी सास को आते ही मस्का लगाना शुरू कर दिया हा? मानसी जी मुस्कुराते हुए बोली, तू कभी नहीं सुधरने वाली, अब भी तुम्हारा बचपना वैसे का वैसा है। विशाखा जी विरा को वापस चेयर पर बिठाते हुए मानसी जी की लाई थाल में से नेकलेस निकाल पहनाते हुए बोली, वो क्या है ना दीदी, माँ हमेशा कहती थी अगर जिंदगी अच्छे से जीना है तो बचपना मत छोड़ो, और हम क्या कम संस्कारी थे? माँ की बात आज तक मानते आ रहे हैं हम। रीना जी, मानसी जी और विरा तीनों विशाखा जी की बात पर हंस देती है। वही अंकेश इस वक्त एक बार में बैठा था, उसके हाथ में एक वाइन का गिलास था। अंकेश गिलास अपने हाथ में घुमा रहा था, उसने वाइन का एक शिप लिया था। उसके सामने चक्रवर्ती बैठा था। चक्रवर्ती याद तो है ना कि भूल गए? चक्रवर्ती वाइन पीते हुए मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी छमिया की शादी हो गई और तुम बार में बैठे देवदास बने हुए हो, इंटरेस्टिंग। अंकेश वाइन का शिप लेते हुए चक्रवर्ती को देखते हुए बोला, एक बात बताओ, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो वो क्वीन है? चक्रवर्ती अंकेश की बात सुनकर एक शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, क्यों, तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या? अंकेश ना में सर हिलाते हुए बोला, नहीं, तुम्हारे कहने के हिसाब से वो रात को क्वीन के गेटअप में आती है, पर मैंने ना जाने कितनी रात उसके घर के बाहर उसकी एक झलक पाने के लिए बिताई है, तो मुझे नहीं लगता वो क्वीन है। हो सकता है कोई क्वीन और है और तुम्हें गुमराह किया जा रहा हो। अंकेश की बात सुनकर चक्रवर्ती सोच में पड़ जाता है। चक्रवर्ती को सोच में पड़ा देख अंकेश तिरछा मुस्कुरा देता है। अंकेश फिर से बोला,
अब तुम खुद सोचो चक्रवर्ती, अगर वो लड़की क्वीन होती तो तुम्हें तो पता है क्वीन पर कितना खतरा मंडरा रहा है। तुम्हारे जैसे लोग, मतलब हमारे जैसे लोग उस पर धाक लगाए बैठे हैं। हम सब क्वीन को खत्म करना चाहते हैं और माफिया अवलर की कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। फिर वो लड़की अगर क्वीन होती तो शादी नहीं करती, क्योंकि क्वीन किसी निर्दोष इंसान की जान ना लेती है और ना जाने देती है। तो मुझे नहीं लगता वो शादी करके किसी की जान खतरे में डाल सकती है। बाकी तुम खुद समझदार हो, सोच लो। अंकेश इतना कहकर चक्रवर्ती के एक्सप्रेशन नोट करने लगता है। चक्रवर्ती को अंकेश की बात सही लग रही थी। अंकेश ने चक्रवर्ती के दिमाग में ये बात अच्छे से बिठा दी कि वीरा क्वीन नहीं हो सकती। अगर चक्रवर्ती को पूरा यकीन हो जाता है कि वीरा क्वीन है तो वो सीमी को अपना टारगेट बना सकते हैं, और सीमी वीरा की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत दोनों है। अंकेश अपनी अगली चाल चलते हुए बोला, मुझे लगता है हमें तुम्हारे और दोस्तों की इसमें मदद लेनी चाहिए, वरना क्वीन हमारी एक दिल भी नहीं होने देगी। और तुम तो पहले ही इतनी बड़ी डील खो चुके हो। चक्रवर्ती अंकेश की बात में पूरी तरह फंस गया था। अंकेश मन में मुस्कुराते हुए बोला, मानना पड़ेगा वीरा, क्या दिमाग चलता है तुम्हारा। ये चक्रवर्ती तो हमारी बातों में पूरी तरह फंस गया है। चक्रवर्ती अंकेश को देखते हुए बोला, मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो, मुझे बस उस लड़की पर शक था। अंकेश वाइन का गिलास टेबल पर रख सीधा बैठते हुए बोला, यही तो, हम केवल शक के बलबूते पर कुछ नहीं कर सकते। वो क्वीन है, पूरे माफिया अवलर पर राज करती है। ऐसे इतनी आसानी से वो हमें खुद के बारे में पता चलने नहीं देगी। उसको पता लगाने के लिए हमें सबको साथ होना पड़ेगा। चक्रवर्ती अंकेश की बात सुनकर हाँ में सर हिला देता है और कहता है, मुझे लगता है अब उसकी मदद लेनी चाहिए। वो ही कोई ना कोई उपाय बता सकता है हमें क्वीन से निपटने का। अंकेश हाँ में सर हिला देता है। यही तो वो चाह रहा था और अंकेश ये करने को तैयार है। वही वीरा इस वक्त सभी के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। शिवेश ने अपने रूम में ही अपना डिनर मंगवा लिया था। वो जब से ऊपर गया था नीचे आया ही नहीं। अंश रुद्र को घेरे से कोहनी मारते हुए बोला, ये गधा जब तक नीचे नहीं आएगा तो हम अपना काम कैसे करेंगे। रुद्र मुंह बनाते हुए बोला, उस गधे से तू कोई उम्मीद मत रख, उसकी ये नाइट ऐसे ही जाने वाली है। अंश कुछ सोचते हुए बोला, मेरे पास एक प्लान है। रुद्र आईब्रो उचकाते हुए बोला, क्या प्लान है। विशाखा जी दोनों को खुसफुसाते हुए देख रही थी। विशाखा जी दोनों को शक भरी नजरों से देखते हुए बोली, तुम दोनों क्या प्लान कर रहे हो। विशाखा जी की आवाज सुनकर सबका ध्यान उन पर चला जाता है। विशाखा जी रुद्र और अंश को देख रही थी। अंश जबरदस्ती हंसते हुए बोला, हाँ, हम कहाँ कुछ प्लान कर रहे हैं आंटी, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। विशाखा जी ना में गर्दन हिलाते हुए बोली, तुझ पर और अपने इस नालायक चिराग पर मुझे रद्दी भर भरोसा नहीं है। तुम कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक्का रहे हो। वैभव विशाखा जी की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोला, मॉम आप मुझे बीच में क्यों ला रहे हो, मैं कहा कुछ करता हूँ। विशाखा जी वैभव को घूरते हुए बोली, रहने दे बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी हरकतों को अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। राजीव जी घिरे से बोले, हाँ तुम हो तो शैतानों की नानी, ना तो अपने कबीले वालों क्यों नहीं पहचान नोई। वीरा और अन्य राजीव के पास बैठे थे। राजीव जी की बात सुनकर दोनों घिरे से मुस्कुरा देते हैं। विशाखा राजीव जी को घूरते हुए बोली, आपने कुछ कहा। राजीव जी ना में सर हिलाते हुए बोले, नहीं मोहतरमा, हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप माँ बेटे को कुछ कहें। दादी जी विशाखा जी को देखते हुए बोली, विशाखा चुपचाप खाना खाओ और हमें भी खाने दो। विशाखा जी हाँ में सर हिला देती है। रुद्र और अंश गहरी सांस लेते हुए मन में बोले, थैगा और बच गए। शिवेश अपने रूम में बैठा था और सामने दीवार पर लगी रिद्धिमा की फोटो को देख रहा था। शिवेश का खाना टेबल पर वैसे का वैसे रखा हुआ था। उसने एक बाइट खाना तक नहीं खाया था, तभी उसके पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, अच्छा तो मुझे याद किया जा रहा है। शिवेश लड़की की आवाज सुनकर पीछे पलटता है। पीछे सफेद सूट पहने रिद्धिमा खड़ी थी, उसके बाल खुले थे, होठों पर स्माइल। रिद्धिमा को देख शिवेश वही जम जाता है। शिवेश घिरे से बोला, रिद्धू क्या ये सच में तुम हो। रिद्धिमा हाँ में सर हिलाते हुए मुस्कुराकर बोली, हाँ मैंने सोचा मुझे बड़ा याद किया जा रहा है तो सोचा शिव से मिल लिया जाए। अब क्या है ना, हमारे दिलबर की शादी हो गई है, फिर भी वो अपनी पुरानी महबूबा को याद कर रहे, ऐसा क्यों। और तुम्हारी वाइफ कितनी प्यारी कितनी सुंदर है, फिर भी तुम उसे नजर उठाकर क्यों नहीं देख रहे हो। शिवेश आगे बढ़ते हुए बोला, मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम बसती हो और मैं ये जगह तुम्हारे अलावा किसी को नहीं दे सकता। रिद्धिमा हंसते हुए बोली, कब तक, आखिर कब तक मुझे याद रखोगी। जो किस्मत लिखा होता है वो होकर रहता है। मेरा और तुम्हारा साथ यही तक था, अब तुम्हारी किस्मत में वीरा का साथ लिखा है। शिवेश रिद्धिमा के पास आते हुए उसको छूने के लिए हाथ बढ़ाता है। रिद्धिमा वहां से मुस्कुराते हुए गायब हो जाती है। तभी शिवेश के पीछे से आवाज आती है, मैं तुम्हारा अगले जन्म में इंतजार करूंगी, अगर भगवान ने चाहा तो हम अगले जन्म में एक जरूर होंगे।
तभी दरवाजा खुलता है और विरा विशाखा जी के साथ शिवेश के रूम में आती है और विरा के सामने रिद्धिमा खड़ी थी जिसे शिवेश देख रहा था। रिद्धिमा की परछाई घिरे घिरे गायब हो जाती है। शिवेश वहां विरा को खड़ा देखता है। विशाखा जी पहले शिवेश को देखती है, फिर टेबल पर रखे खाने को देखते हुए बोली, शिवेश तुमने अब तक खाना क्यों नहीं खाया? वो भूख नहीं थी तो नहीं खाया, अब खा लूंगा। शिवेश विशाखा जी की बात सुनकर वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोला। विशाखा जी विरा को देखते हुए बोली, अच्छा तो हम चलते हैं, तुम आराम करो। विरा हाँ में सर हिला देती हैं। शिवेश वॉशरूम में खड़ा आईने में खुद को देखते हुए बोला, नहीं भूल पा रहा हूँ तुम्हें, मैं क्या करूँ? मैं तुम पास होती हो तो अच्छा लगता है, वरना कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी को नहीं चाहता हूँ, किसी को नहीं। विरा रूम को बहुत ध्यान से देख रही थी, तभी उसकी नजर सामने वाली दीवार पर लगी एक बड़ी सी तस्वीर पर पड़ती है। विरा अपने कदम उस तस्वीर की तरफ बढ़ा देती है। ये तस्वीर रिद्धिमा की थी। रिद्धिमा काफी खूबसूरत थी और इस पिक्चर में वो हंसते हुए और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। विरा उस पिक्चर पर हाथ लगाते हुए बोली, तो आप है वो शहजादी जो शिवेश के दिल की रानी बनी हुई है। बहुत लकी है आप, जो आपको इतना मोहब्बत करने वाला शख्स मिला। फिक्र मत कीजिए, हम आपकी जगह कभी नहीं लेंगे। विरा रिद्धिमा की पिक्चर देख मुस्कुरा देती है। वही रूम में खड़ी रिद्धिमा की रूह मुस्कुराते हुए बोली, हम चाहते हैं आप हमारी जगह हो, बहुत जल्द आपको आपकी जगह मिलेगी। आप वही शख्स है जिसे हम शिव की लाइफ में देखना चाहते थे। अब हमें जाना होगा, पर ऊपर जाकर भी हम आप दोनों पर नजरें टिकाए रखेंगे। इतना कहकर रिद्धिमा की रूह वहां से गायब हो जाती है। रिद्धिमा की आवाज विरा तक नहीं पहुंची। विरा तस्वीर से दूर आकर रूम को देखने लगती है। शिवेश का रूम काफी बड़ा था। तभी शिवेश वॉशरूम से बाहर आता है। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती है, पर शिवेश जल्द ही अपनी नजरें हटा रूम से बाहर चला जाता है। विरा शिवेश को जाते देखती है। विरा का ध्यान वहां रखे अपने लगेज की तरफ जाता है। विरा लगेज उठा बेड पर रखती है और कबर्ड की तरफ जाती है। कबर्ड शिवेश के कपड़ों से भरी हुई थी। विरा खुद से बड़बड़ाई, इसमें तो मेरे कपड़े रखने के लिए जगह ही नहीं। चल विरा, कमर कस ले और लग जा मिस्टर अड्डू को ठिकाने लगाने। विरा साड़ी का पल्लू कमर पर टाक देती और लग जाती है कबर्ड में अपने लिए जगह बनाने। लगभग आधे घंटे के बाद विरा लंबी सांसम लेते हुए बोली, चलो ये तो हो गया, अब इस साड़ी को बदला जाए। और एक ब्लैक कुर्ता और व्हाइट प्लाजो निकाल वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वही शिवेश इस वक्त टेरेस पर था। रुद्र ने शिवेश को ऊपर जाते हुए देख लिया था। रुद्र अंश के रूम में जाता है। अंश बेड पर पड़ा लेट मार रहा था। रुद्र अंश को देखते हुए बोला, क्या प्लान था तेरा? विरा अपने रूम में जा चुकी है और वो गधा ऊपर टेरेस पर बैठा है। मेरा प्लान बनने से पहले ही फ्लॉप हो गया है और वो गधा अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड करने की जगह छत पर कौन से झंडे गाड़ने गया है। अंश बेड पर बैठते हुए बोला, मुझे क्या पता क्यों गया है, और अगर ये ऐसे ही रहा तो मुझे नहीं लगता ये विरा को कभी अपनाएगा। रुद्र बेड पर बैठते हुए बोला। अंश कुछ सोचते हुए बोला, मुझे लगता है इन दोनों को कुछ वक्त देना चाहिए, क्या पता वक्त के साथ साथ शिवेश को विरा से प्यार हो जाए। वही जिंदल मेंशन में सीमी बेड पर लेटी हुई थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। सीमी वक्त देखती है, अभी 11 बज रहे थे। तभी सीमी का फोन बज रहा था। सीमी फोन देखती है तो उस पर कमीना वैभव नाम शो हो रहा था। सीमी कॉल उठा लेती है। सामने से वैभव की अट्रैक्टिव आवाज सुनाई देती है। क्या कर रही हो? सीमी बैठते हुए बोली, कबड्डी खेल रही हूँ, आओ तुम भी खेल लो। वैभव चिढ़ते हुए बोला, ये हर बार तुम उल्टे जवाब क्यों देती हो? मेरी मर्जी, तुम ये बताओ इस वक्त तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? सीमी पिलो उठा गोद में रखते हुए बोली। वैभव बालकनी में खड़ा सा बालकनी से रूम में आते हुए बोला, क्यों मैं नहीं कर सकता? सीमी बोली, ऐसा मैंने कब कहा? वैभव बात इग्नोर करते हुए बोला, इसे जाने दो, ये बताओ कल आ रही हो ना? सीमी बेड पर उल्टा लेटते हुए बोली, कहा मैं तो कहीं कल कहीं ना रही हूँ। वैभव मुंह बनाते हुए बोला, क्या यार बातें बनाना बंद करो, और हाँ मैं कल तुम्हें लेने आ रहा हूँ और तुम कल मेरे साथ डिनर डेट पर चल रही हो। सीमी वैभव की बात सुनकर लिए से मुस्कुराते हुए बोली, क्यों मैं कहीं नहीं जा रही कल, और तुम ये बताओ दी कैसी है, खाना खाया उन्होंने? वैभव मुस्कुराते हुए बोला, भाभी ठीक है और उन्होंने खाना भी खा लिया है। सीमी और वैभव ऐसे ही बहुत देर तक बातें करते हैं। सीमी को कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। वही विरा बेड पर बैठे अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। इस वक्त रात के 1 बज रहे थे और शिवेश अब तक नहीं आया था। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और शिवेश अंदर आता है। विरा को देख शिवेश का मुंह बन जाता है। शिवेश मन में बोला, ये अब तक जग रही है, ऐसा क्या काम कर रही है? विरा को पता था शिवेश रूम में आ गया है। विरा ने नजर उठाकर शिवेश को एक बार भी नहीं देखा था। शिवेश सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम का गेट बंद होने की आवाज सुन विरा उस ओर देखती है। कुछ देर में शिवेश फ्रेश होकर बाहर आता है। विरा अब भी अपना काम कर रही थी। शिवेश बैग की ओर बढ़ जाता है और विरा को देखते हुए बोला,
ये लो पिलो और कबर्ड में ब्लैंकेट रखा है, उन्हें उठाओ और काउच पर जाओ, मुझे सोना है। शिवेश की बात सुनकर वीरा लैपटॉप बंद कर पास की टेबल पर रख शिवेश की ओर देखते हुए काउच की ओर इशारा करते हुए बोली, मैंने पहले ही आपका बिस्तर उधर लगा दिया है तो काउच पर में नहीं आप सो रहे हो। शिवेश काउच की ओर देखता है जहां पर वीरा ने पहले ही पिलो और ब्लैंकेट रख दिया था। शिवेश वीरा को आंखें छोटी कर घूरते हुए बोला, मिस वीरा शर्मा, ये रूम मेरा है और मैं अपने बेड पर सोने वाला हूँ, तुम जाओ काउच पर। वीरा बेड पर लेटते हुए खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोली, अब ये रूम आपका अकेले का नहीं है, जो जाए सो जाए और मुझे भी सोने दे, और वैसे भी कल हमें कुलदेवी के दर्शन करने राजस्थान जाना है। शिवेश वीरा की तरफ जाकर उस पर से ब्लैंकेट हटाकर बोला, वीरा मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं काउच पर नहीं सोने वाला, तो चुपचाप उठो और जाओ वरना। वीरा बैठते हुए बोली, वरना वरना क्या आप मुझे धमकी दे रहे हो? शिवेश हाँ में सर हिलाते हुए बोला, हाँ सही समझी, मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ। वीरा घुटनों के बल खड़ी होते हुए कमर पर हाथ रख शिवेश को घूरते हुए बोली, आपकी इतनी हिम्मत की मुझे धमकी दे? शिवेश हाँ में सर हिलाते हुए बोला, हाँ है और मुझ में इतनी हिम्मत है। शिवेश इतना कहकर वीरा को एक झटके में गोद में उठा लेता है। वीरा हैरानी से शिवेश को देखती रहती है। वीरा शिवेश की पकड़ से छूटते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। शिवेश वीरा को काउच पर पटकते हुए बोला, ये है तुम्हारी जगह तो चुपचाप यहाँ सो जाओ। वीरा शिवेश को गुस्से में घूरते हुए काउच से उठती है और शिवेश के बेड पर जाने से पहले भागकर बेड पर चढ़ जाती है। शिवेश वीरा को घूरते हुए बोला, वीरा नीचे उतरो, ये क्या बच्चों जैसी हरकत कर रही हो तुम? वीरा दोनों हाथ कमर पर रखते हुए बोली, मैं कहा बच्चों वाली हरकत कर रही हूँ, बेड पर मैं सोने वाली हूँ, तुम काउच पर तो जाओ। शिवेश गुस्से में बेड पर चढ़ते हुए बोला, मैं भी देखता हूँ तुम बेड पर कैसे सोती हो। वीरा शिवेश को घूर रही थी। शिवेश वीरा को, दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे जैसे दोनों जन्मों जन्मांतरों के दुश्मन है। वीरा उछलते हुए बोली, चूहा चूहा चूहा। शिवेश भागकर दूसरी तरफ जाते हुए बोला, कहा है? वीरा शिवेश को डरते देख तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, वो हाँ, अभी बेड के पास था, अगर रात को बेड पर चढ़ गया तो। नहीं नहीं, मैं नहीं सोने वाली बेड पर, तुम सो जाओ। इतना कहकर वीरा डरते हुए बेड से उतरने लगती है। शिवेश वीरा की बात सुनकर उससे पहले ही बेड से उतरकर काउच पर जाते हुए बोला, नहीं तुम ही सो जाओ बेड पर, मैं काउच पर सो जाऊंगा। वीरा शिवेश के ऐसे भागने से मन ही मन में हंसते हुए बोली, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। वीरा सेट फेस बनाते हुए बोली, तुम कितनी जिद कर रहे थे बेड पर सोने की, अब सो जाओ, आओ मैं काउच पर सो जाऊंगी। शिवेश काउच पर लेटते हुए बोला, नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं काउच पर ही ठीक हूँ, तुम बेड पर सो जाओ। वीरा कंधे उचकाते हुए बोली, ओके तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है, मैं बेड पर सो जाती हूँ। इतना कहकर वीरा बेड पर लेट जाती है और रिमोट उठा लाइट ऑफ कर देती है। शिवेश मन ही मन खुश होते हुए बोला, अब पता चलेगा जब रात को चूहा बेड पर चढ़ेगा तब इसकी खटिया खड़ी होने वाली है। शिवेश कहा, बेचारा मन ही मन खुश हो रहा था। वीरा ने इतनी चालाकी से झूठ बोला कि बेचारा शिवेश वीरा की बातों में आ गया। अगली सुबह, आज वीरा का ये पहला दिन था ससुराल में। वीरा वैसे भी 5 बजे उठ जाती है, आज भी वीरा की आंखें जल्दी ही खुल गई थी। वीरा अंगड़ाई लेते हुए खड़ी हो जाता है। सामने काउच पर शिवेश पेट के बल लेटा था, उसकी अपर बॉडी पर कुछ नहीं था। शिवेश ने सोने से पहले अपनी टी शर्ट उतार दी थी। शिवेश का ब्लैंकेट नीचे पड़ा था। वीरा बेड से खड़े होती है और काउच के पास जाती है, जमीन से ब्लैंकेट उठाकर शिवेश को कवर करती है और कुछ देर उसका चेहरा निहारती है। शिवेश के माथे पर बिखरे बाल उसे और भी अट्रैक्टिव बना रहे थे। वीरा शिवेश को देख एक प्यारी सी स्माइल करती है और मुस्कुराते हुए वॉशरूम की ओर चली जाती है। कुछ देर में वीरा शावर लेकर बाहर आती है। इस वक्त वीरा ने व्हाइट कलर का बाथरोब पहन रखा था, ऊपर से भीगे बाल जिनसे हल्का हल्का पानी गिर रहा था। वीरा खिले हुए गुलाब जैसी लग रही थी। शिवेश अब तक वैसे ही सो रहा था। वीरा वॉशरूम से निकलकर क्लोजेट में चली जाती है। कुछ देर में वीरा एक पिंक कलर की साड़ी पहने बाहर आती है, खुले बाल जो उसकी कमर तक आ रहे थे। वीरा ने मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहन रखा था, हाथों में पिंक चूड़ियां थी, मेकअप के नाम पर काजल और पिंक लिपस्टिक, बस इतने में ही वीरा कहर ढाह रही थी। वीरा तैयार हो कमरे से बाहर निकल जाती है और नीचे चली जाती है। इस वक्त मानसी जी उठ गई थी। वीरा सीधा किचन में जाती है। मानसी जी चाय बनाने के लिए गैस पर पतीला रखती है कि तभी वीरा भी किचन में आ जाती है। वीरा को देख मानसी जी बोली, बेटा आप इतने जल्दी क्यों उठी, कुछ देर और आराम कर लेती। वीरा मानसी जी के पैर छूते हुए बोली, वो क्या है नामा, मुझे जल्दी उठने की आदत है तो मैं जल्दी उठ गई, आप क्या कर रहे हो? मानसी जी पतीले में पानी डालते हुए बोली, मैं अपने लिए चाय बना रही थी, तुम पियोगी? वीरा हाँ में सर हिला देती है। कुछ देर में चाय बन जाती है। मानसी और वीरा दोनों बातें करते हुए चाय पीने लगते हैं। कुछ देर बाद विशाखा जी भी आ जाती है।
विशाखा जी दोनों सास बहू को हंसते हुए बात करते देखती है। विशाखा जी बोली, वाह भाई, आज तो सुबह सुबह घर में हमारी नई नवेली बहू की हंसी गूंज रही है, इससे अच्छा दिन भला कोई हो सकता है। वीरा खड़ी होते हुए बोली, गुड मॉर्निंग चाची। विशाखा जी वीरा को गुड मॉर्निंग विश करती है। वीरा किचन की ओर चली जाती है। कुछ देर बाद वीरा विशाखा जी को चाय लाकर देती है। वीरा मानसी जी की ओर देखते हुए बोली, माँ नाश्ते में क्या बनाना है हमें बता दे, हम बना देते हैं। मानसी जी खड़ी होते हुए बोली, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बनाना, तुम बस हलवा बना देना और बाकी हम दोनों मिलकर बना लेंगे। वीरा नहीं में सर हिलाते हुए बोली, हम बना देंगे, आप दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप हमें बता देना क्या कहाँ रखा है। मानसी जी हाँ में सर हिला देती है। कुछ देर में वीरा साड़ी का पल्लू कमर पर प्लेट साड़ी में घुसा देती है, खुले बालों का जुड़ा बनाती है। कुछ बाल आगे के खुले रहते हैं जो उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। वीरा एक हाथ से गैस पर चाय कढ़ाई में हलवा बना रही थी और एक हाथ से आटा लगा रही थी। वीरा सारा काम किसी सेफ की तरह कर रही थी। कुछ एक घंटे बाद वीरा ने गोंद का हलवा और आलू मटर की सब्जी और रोटियां, पोहा और ऑरेंज जूस था। वीरा नाश्ता डाइनिंग टेबल पर रख देती है। कुछ देर में एक एक कर सभी नाश्ता करने आ जाते हैं। शिवेश भी आ गया था। शिवेश ने इस वक्त ब्लैक पेंट और स्काई कलर की शर्ट पहन रखी थी, जैसे सेट बाल और हल्की बियर्ड, ऊपर से स्लीव्स कोहनी तक फोल्ड की हुई। शिवेश इस मैच्योर लुक में काफी हैंडसम लग रहा था, पर हमारी वीरा से कम। रीना जी और शेखर जी कल रात ही चले गए थे। अन्य वैभव, राजीव जी, रुद्र, अंश और शिवेश एक तरफ बैठे थे। दादाजी हेड चेयर पर बैठे थे, उनके दूसरी और दादी मानसी जी और विशाखा जी बैठी थी। वीरा सबको एक एक कर नाश्ता परोसती है। दादाजी खाने की खुशबू लेकर बोले, मानसी बेटा आज नाश्ता आपका बनाया नहीं लग रहा है। मानसी जी मुस्कुराते हुए बोली, अब हमारी बहू आ गई है पापा, तो इसके आते ही हमारा किचन में जाना बंद हो गया है। आज का नाश्ता वीरा ने बनाया है। दादाजी नाश्ता करने लगते हैं उससे पहले दादी बोली, रुकिए। सभी के हाथ खाने के लिए उठे थे, सभी बीच में रुक जाते हैं और दादी की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगते हैं। दादी वीरा की तरफ देखते हुए बोली, बेटा आपने कान्हा जी भोग लगाया। वीरा हाँ में सर हिलाते हुए बोली, जी दादी हमने लगा दिया। दादी सबकी ओर देखते हुए बोली, अब खाओ और सब कान खोलकर सुन लो, वीरा को सभी गिफ्ट देंगे, उनकी पहली रसोई है। वैभव हाँ में सर हिलाते हुए बोला, हाँ दादी पक्का देंगे, भाभी को गिफ्ट क्या, हम नाश्ता करें, मुझे भूख लगी है। दादी जी हाँ में सर हिला देती है। मानसी जी वीरा को देखते हुए बोली, वीरा तुम भी नाश्ता कर लो। वीरा हाँ में सर हिला शिवेश के सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है। शिवेश वीरा को एक नजर देखता है, फिर नाश्ता करने लगता है। नाश्ता करते वक्त शिवेश मन बोला, ये कल रात चिकी चिल्लाई क्यों नहीं, क्या चूहा बेड पर चढ़ा भी था या नहीं, या इसने मुझे बेवकूफ बनाया। मानसी जी शिवेश की तरफ देखते हुए बोली, शिव क्या हुआ, तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो। कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। शिवेश अपने ख्यालों से बाहर निकलते हुए बोला। मानसी जी आगे कुछ नहीं कहती है। कुछ देर में सभी का नाश्ता हो जाता है। सभी हॉल में बैठे थे। शिवेश और वीरा कुलदेवी का आशीर्वाद लेने राजस्थान जाने वाले थे। शिवेश मना करना चाहता था, पर अपनी माँ को देख उसने मना करना सही नहीं समझा। पहले तो दोनों अकेले जाने वाले थे, पर वैभव मानसी जी ने सभी बच्चों को साथ जाने का कह दिया। कुछ देर में घर की डोरबेल बजती है। एक नौकर जाकर दरवाजा खोलता है और सीमी तूफान बने दौड़कर आती है और आते ही उछलकर वीरा की गोद में चढ़ जाती है और उसे हक कर लेती है। वीरा सीमी को पकड़ते हुए बोली, सीमी आराम से, मैं कहीं भागे नहीं जा रही हूँ। सभी सीमी की इस हरकत पर मुस्कुरा देते हैं। सीमी वीरा की गाल पर किस करते हुए बोली, आई रियली मिस यू दी, पता है आपके बिना मुझे नींद भी नहीं आई। वैभव सीमी की बात सुनकर मन में बोला, चल झूठी बात करते करते सो तो गई थी। सीमी के साथ आशु, अर्पिता, आर्यन, काया और रोनित भी आए थे। अंश और रुद्र तो अर्पिता और आशु को देख रहे थे। सभी वीरा के साथ घर वालों से मिलते हैं। सभी एक साथ जाने वाले थे साथ में राजस्थान घूमने। किट्टू, तन्वी और अनुज भी जाने वाले थे, वो सीधा एयरपोर्ट पर मिलने वाले थे। मानसी जी वीरा के पास जाकर बोली, वीरा बेटा हमने प्रसाद के लिए लड्डू रख दिए हैं आपके सामान में, कुलदेवी को इन्हीं घर के बने प्रसाद का भोग लगाना है और सभी ध्यान से जाना, अपना ख्याल रखना। वीरा हाँ में सर हिला देती है। कुछ वक्त में सभी एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। वही शिवेश अब भी रात वाली बात सोच रहा था। शिवेश अपने पास बैठी वीरा को देखता है। वीरा खिड़की से बाहर देख रही थी, साथ में वो कुछ सोच रही थी। शिवेश वीरा को देखता है तो उसकी नजर वीरा पर ठहर जाती है। वीरा के बाल हवा में उड़ रहे थे, जिससे वो और भी सुंदर लग रही थी। शिवेश एकटक वीरा को देखने लगता है। वही अंश, रुद्र, अर्पिता, आशु एक गाड़ी में थे। अंश सामने लगे मिरर में से आशु को देखता है, तभी रुद्र मिरर अर्पिता पर सेट कर देता है। दोनों लड़कियों को आगे क्या हो रहा है इसकी खबर तक नहीं थी। अंश घुरकर रुद्र को देखता है। रुद्र मिरर से अर्पिता को देख रहा था, अर्पिता फोन चला रही थी। अंश मिरर को वापस से आशु पर सेट कर देता है। रुद्र अंश को घूरने लगता है।
दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। अंश गुस्से में आकर मिरर को सीधा कर देता है। कुछ देर में सभी एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पर अनुज, अंकेश, किट्टू और तन्वी चारों उन लोगों का इंतजार कर रहे थे। सभी एक साथ अंदर चले जाते हैं। अन्य सबसे आगे था। वैभव अन्य को पीछे से पकड़ते हुए बोला, अबे रुक जा, वो हमारे साथ ही जाने वाली है, जितना तारना उतना तार लेना उसे। अन्य वैभव के खींचने से रुक जाता है और वैभव को देख घूरते हुए बोला, तेरे वाली तेरे साथ है ना, तब तू ऐसी बातें कर रहा है, वरना अब तक तो हवा में उड़ के चला जाता है। वैभव अन्य को आगे करते हुए बोला, प्यार चीज ही ऐसी है, जब प्यार हो गया तो यार को देखे बगैर चैन कहाँ मिलता है। सीमी वैभव के पीठ पर मुक्का मारते हुए बोली, तुम्हें बड़ा पता है प्यार के बारे में, कितनी लड़कियों से कर चुके हो। अन्य सीमी की बात सुन एक शरारती मुस्कान के साथ बोला, तुम इसकी 5वीं गर्लफ्रेंड हो और ये लड़कियों को टाइम पास के लिए अपनी गर्लफ्रेंड बनाता है, बस देख लेना तुम्हें भी ऐसे ही छोड़ने वाला है। सीमी अन्य की बात सुनकर वैभव को बुरी तरह घुरने लगती है। वैभव कब से नाम एक गर्दन हिलाए जा रहा था। सीमी वैभव के पैर पर पैर मारकर बोली, यू चीटर लाया तुम मेरे से बात मत करना वरना मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगी। इतना कहकर सीमी गुस्से में आशु और अर्पिता के पास भागते हुए चली जाती है। वैभव पीछे से आवाज लगाता रह जाता है। वैभव अन्य को घूरने लगता है। अन्य आगे जाते हुए बोला, सभी आगे चले गए हैं, चल चलते हैं। वैभव अन्य को बुरी तरह घूरते हुए बोला, साले कुत्ते हरामी, तेरे जैसा दोस्त भगवान किसी को ना दे, मैं भी देखता हूँ तू कैसे किट्टू को पटाता। कहकर वैभव अन्य के पीछे चले जाता है। सामने ही उन्हें अंकेश, अनुज, किट्टू और तन्वी मिल जाते हैं। राकेश मामा ने विरा के कहने पर उसका जेट रेडी कर दिया था। सभी को यही लगा कि ये जेट राकेश मामा का है। अन्य तो किट्टू को देखे जा रहा था। सीमी को पता था अन्य किट्टू को लाइक करता है। सीमी घिरे से अन्य के पास आकर उसके कान में बोली, क्या बात है, बड़ी शिद्दत से देखा जा रहा है। अन्य सीमी को एक नजर देखे वापस किट्टू को देखते हुए बोला, क्यों, तुम्हें क्या मिर्ची लग रही है। सीमी नहीं में सर हिलाते हुए, नहीं मुझे नहीं, अब मिर्ची तुम्हें लगेगी। मेरी बात सुनकर अन्य सवालिया नजरों से सीमी को देख आईब्रो उचका देता है, जैसे पूछ रहा हो वो क्यों भला। सीमी अन्य का इशारा समझकर मुस्कुराते हुए बोली, वो क्या है ना, किट्टू की शादी फिक्स हो गई है, नेक्स्ट मंथ किट्टू की शादी है। सीमी की बात सुनकर अन्य पर मानो 1000 बिजलियां एक साथ गिर गई हो। अन्य से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। अन्य कभी किट्टू को देखता तो कभी सीमी को। अन्य हकलाते हुए बोला, क्या तुम सच कह रही हो। देखो मुझसे इस बारे में मजाक मत करना, मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सीमी सीरियस होते हुए बोली, मुझे भी मजाक पसंद नहीं है, पर किट्टू की शादी सच में तय हो गई है। तुम चाहो तो यकीन करो, ना चाहो तो मत करना। अन्य का दिल जुड़ने से पहले ही टूट गया था। अन्य किट्टू की मासूमियत, उसका भोलापन देख उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया था। ये फीलिंग नहीं थी, इसलिए उसे प्यार का नाम तो नहीं दे सकते, पर कहीं ना कहीं अन्य ने किट्टू को अपनी लाइफ में इमेजिन कर लिया था। तभी वहां रोनित और अंकेश आ जाते हैं। दोनों देखने गए थे कि जेट रेडी हुआ है कि नहीं। रोनित आकर बोला, जेट रेडी है, हमें चलना चाहिए। किट्टू और तन्वी पहली बार जेट में बैठने वाले थे। दोनों बहुत एक्साइटेड थी। अनुज के पापा एक बिजनेसमैन थे, उनका भी अच्छा खासा नाम था, तो अनुज के लिए ये सब नॉर्मल था। सीमी भी एक बार जेट में अपनी नानी से मिलने ऑस्ट्रेलिया गई थी। सभी एक एक कर जेट में जाने लगते हैं। जेट अंदर से बहुत लग्जरियस था, कुछ बैठने की सीटें थी और उसके अंदर रूम बने थे। विरा तो सीधा अपने रूम में चली जाती है। शिवेश वही एक सीट पर बैठ जाता है, उसके पास रुद्र और अंश भी बैठ जाते हैं। अंकेश, रोनित और आशु विरा के रूम में चले जाते हैं। वही अर्पिता, किट्टू, तन्वी, सीमी वही सीट पर बैठ जाते हैं। वैभव सीमी के पास बैठना चाहता था, पर सीमी ने वहां अर्पिता को जबरदस्ती बिठा लिया और वैभव को इग्नोर कर दिया। कुछ देर में जेट उड़ान भर देता है। किट्टू और तन्वी तो बाहर का नजारा देखने में बिजी थी। वही विरा के रूम का माहौल गर्म था। विरा के सामने अंकेश बैठा था। विरा गुस्से में दांत पिसते हुए बोली, चक्रवर्ती की अगली डील के बारे में क्या पता चला। अंकेश हाथ आपस में जोड़ सही से बैठते हुए बोला, ज्यादा कुछ नहीं, पर तुमने जैसा कहा था मैंने वैसे कर दिया, और जहां तक मुझे पता चला है ये चक्रवर्ती कल ही डील करने वाला है। विरा अंकेश को देखते हुए बोली, हमारे आदमियों को कहो कि इस चक्रवर्ती पर नजर रखे। अंकेश विरा को देखते हुए बोला, एक बात और है जिसे तुम्हें बताना है। विरा अंकेश की बात सुनकर उसकी ओर देखती है। अंकेश विरा को देखते हुए बोला, चक्रवर्ती, अरोड़ा और वो खन्ना तीनों मिले हुए हैं, उनकी हर डील एक साथ होती है, और एक आदमी और है जो राजस्थान का है, और वो भी अंकल की हत्या में शामिल था। विरा तिरछी मुस्कान के साथ बोली, और अगली डील मतलब कल की डील राजस्थान में होने वाली है, राइट। अंकेश हाँ में सर हिला देता है और कहता है, और इस बार ड्रग्स के साथ साथ लड़कियों की स्मगलिंग और व्यापन तीनों की डील एक साथ होने वाली है। आशु अंकेश की बात सुनकर बोली,
तो हम उन्हें रोकेंगे कैसे? हमारे पास तो हमारे आदमी भी नहीं है और इतनी बड़ी डील एक साथ होने वाली है तो चक्रवर्ती और उसके साथी इतने बेवकूफ तो नहीं है कि बिना कड़ी सुरक्षा के इतनी बड़ी डील करें। आशु की बात कहीं ना कहीं सही थी। पिछली बार तो वीरा चक्रवर्ती के आदमियों को बेवकूफ बनाने में सफल हो गई थी, पर इस बार चक्रवर्ती और उसके साथी ऐसी गलती नहीं दोहराने वाले। वीरा तीनों को देखते हुए बोली, तुम तीनों जाओ, हम बाद में इस बारे में डिस्कस करते हैं, अभी पहले हमें कुल देवी के दर्शन करने हैं। तीनों हमें सर हिला उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। वीरा एक हाथ माथे पर रख बेड पर पीछे की ओर लेट जाती है। उसके पैर बेड से नीचे लटक रहे थे। शायद वीरा कुछ बड़ा सोच रही थी, पर ये तो वीरा ही जाने। कुछ देर ऐसे ही सोचते रहने के बाद वीरा अपना फोन उठाती है और किसी को कॉल लगा देती है। कुछ देर में सामने से कॉल उठा लिया जाता है। वीरा सामने वाले को कुछ इंस्ट्रक्शन देती है और कॉल कट कर देती है। वही आर्यन कुछ और ही कर रहा था। एक रूम में आर्यन काया को किस कर रहा था। उसकी किस बहुत पैशनेट थी। आर्यन का एक हाथ काया की कमर को सहला रहा था और दूसरे हाथ से काया के बालों को कस के पकड़ रखा था। रूम का माहौल काफी ज्यादा इंटेंस हो रखा था। आर्यन लगभग 15 मिनट तक काया को किस करता है। आर्यन धीरे से काया से अलग होता है। काया आर्यन को घूरते हुए गहरी सांसें लेने लगती है। आर्यन काया की आंखों में देख धीमे से मुस्कुरा देता है। आर्यन काया के होठों को अंगूठे से सहलाते हुए बोला, कहा था ना बेबी, मुझे मना मत किया करो। तुम्हें तो अब तक अच्छी तरह पता चल गया होगा कि मुझे अगर मना कर दिया तो वो काम मुझे करना होता है। काया अपनी उखड़ती सांसों को कंट्रोल कर रही थी। आर्यन काया के होठों को देखता है। काया के लाल होठ देख आर्यन का और मन होता है काया को किस करने का। आर्यन दोबारा काया के बाल खींचते हुए उसका चेहरा ऊपर करता है और दोबारा उसके होठों पर टूट पड़ता है। काया आर्यन के सीने पर मारने लगती है, पर आर्यन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और अर्पिता अंदर आती है। सामने का नजारा देख अर्पिता की आंखें बड़ी हो जाती है। अर्पिता जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए बोली, गधे कुछ तो शर्म कर ले, अभी तेरी शादी नहीं हुई है और तू मुझे पहले ही बुआ बनाने की प्रोसेस में लग गया है। आर्यन अर्पिता की आवाज सुनकर काया को छोड़ देता है। वही काया तो शर्म से चेहरा ऊपर नहीं कर पा रही थी। आर्यन अर्पिता को देखता है। अर्पिता ने अपनी आंखों पर हाथ रख रखा था। आर्यन काया के बाल ठीक करते हुए बोला, आप तो मामा बनाने वाली नहीं हो, तो मैंने सोचा पहले आपको बुआ बना दिया जाए ताकि आपको भी अपने बच्चे देखने का मन हो और आप शादी कर ले। अर्पिता अपनी आंखों से हाथ हटा लेती है और काया की ओर देखती है। काया ने अब भी नजरें झुका रखी थी। अर्पिता काया के होठों को देखते हुए बोली, वो क्या कोई मिठाई थे जो तुमने इतनी बेरहमी से बेचारी को किस किया है? काया के होठों थोड़े थोड़े सूज गए थे। अर्पिता की बात सुनकर काया का तो कहीं छिप जाने का मन कर रहा था। वो शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी। कैसे भाई बहन है ये दोनों, इतनी बेशर्मी वाली बातें कैसे कर सकती है? काया मन में सोच रही थी। आर्यन काया के होठों को देखते हुए बोला, इससे अच्छी कोई मिठाई नहीं होती है दी। जब जिजू आपको किस करेंगे तब आप उनसे पूछ सकती हो। क्यों काया? काया अब क्या बोलती? काया ने वहां से बाहर जाना ही सही समझा। काया बाहर भाग जाती है। काया को ऐसे भागता देख आर्यन और अर्पिता दोनों हंसने लगते हैं। शिवेश बार बार हिल रहा था। बेचारे की कमर दर्द कर रही थी। कल रात काउच पर सोने की वजह से अंश शिवेश को बार बार हिलाता देख बोला, तुझे क्या हुआ है, क्यों बार बार हिल रहा है? रुद्र अंश की बात पर शिवेश को छेड़ते हुए बोला, क्या हुआ? कल सारी रात वीरा की बाहों में गुजरी थी तो अब वीरा की याद आ रही है। शिवेश रुद्र की बात सुनकर उसे बुरी तरह घुरने लगता है। शिवेश के ऐसे घुरने से रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। रुद्र अपनी बतीसी दिखाते हुए बोला, ऐसे क्या घुर रहा है? सही तो पूछ रहा हूँ, अब नई नई शादी हुई है, क्या पता वीरा की याद आ रही हो। What the hell are you saying? ऐसा कुछ नहीं है। शिवेश रुद्र की बात सुनकर बोला। अंश शिवेश की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोला, इसका मतलब तुमने फर्स्ट नाइट ऐसे ही सीधे जाने दी? कैसा लड़का है यार तू? शिवेश अंश की बात सुनकर उसका हाथ पकड़ मरोड़ते हुए बोला, तुम दोनों को पता है हमारे बीच में प्यार शब्द तक नहीं है, फिर भी तुम दोनों मुझे परेशान कर रहे हो। अंश दर्द में बोला, यार हाथ छोड़, ये रुद्र भी तो तुम्हें छेड़ रहा था ना, फिर अकेले मेरा हाथ तोड़ने पर क्यों तुला है? शिवेश अंश का हाथ छोड़ देता है और हेडफोन लगाकर गाने चला सीधा होकर सीट पर पीछे की तरफ सीट टिका लेता है। रुद्र शिवेश को देख अंश को देखते हुए बोला, इसका कुछ नहीं हो सकता, हमें ही कुछ करना होगा। अंश रुद्र को देखते हुए बोला, तो क्या करना है? तेरे पास कुछ प्लान है? रुद्र हम एक गर्दन हिला देता है और अंश के कान में कुछ बताता है। अंश रुद्र का प्लान सुनकर बोला, वाह यार, क्या प्लान बनाया है तुमने? इस प्लान से तो दोनों को एक होना ही पड़ेगा। रुद्र हाँ में सर हिला देता है। राजस्थान जैसलमेर।
बड़े बड़े रेत के टिलों के बीच एक आदमी दर्द से तड़प रहा था। उसके पेट पर चाकू लगा हुआ था और खून से उसके कपड़े लथपथ थे। उसके सामने थार कार पर एक आदमी बैठा पान चबा रहा था। उसके आसपास कुछ आदमी हाथ में बंदूक लिए खड़े थे। वो आदमी थार से नीचे उतर कर उस आदमी के पास आता है जो नीचे पड़ा था। उस आदमी के चेहरे पर बड़ी बड़ी मूंछें थी जिसे वो अपने दोनों हाथ से बंद लगाते हुए ऊपर की तरफ करता है और उस आदमी पर पान थूकते हुए बोला, ठाकुर से गद्दारी करने का तूने सोचा भी कैसे? क्या हुआ अगर तू एक पुलिस वाला है तो? और अपने सीने पर हाथ मारते हुए बोला, ये जसवंत ठाकुर कानून अपनी जेब में रखता है। वो आदमी कंठथला काल्पनिक नाम कंठथला पुलिस थाने का नया इंस्पेक्टर था जिसका तबादला 1 महीने पहले ही यहाँ हुआ था। कंठथला एक जैसलमेर का छोटा सा गांव है जहाँ पर जसवंत ठाकुर की हुकूमत चलती है। जनसवत ठाकुर की एक आवाज पर सारा गांव सांस लेना बंद कर दे। उसकी इजाजत के बिना एक पता तक नहीं हिलता है। इंस्पेक्टर करण ने जनसवत ठाकुर की अपहरण की गई लड़कियों को छुड़ाने की कोशिश की पर वो उसमें सफल होता उससे पहले ही वो पकड़ा गया। विरा का जेट जैसलमेर पहुंच चुका था। सभी आकर वहां खड़ी गाड़ियों में बैठ जाते हैं। राजीव जी के दोस्त किशोर जी के यहाँ सभी ठहरने वाले थे। कुछ वक्त बाद एक एक कर सभी गाड़ियां महल जैसी हवेली के बाहर आकर रुकती है। ये हवेली बाहर से पुश्तैनी लग रही थी। बड़े बड़े दरवाजे और झरोखे उस हवेली के सौंदर्य को बढ़ा रहे थे। बाहर बड़ा सा गार्डन था। उस गार्डन में तरह तरह के फूल खिले हुए थे। शिवेश, वैभव और अंश यहाँ पहले भी बहुत बार आ चुके हैं। शिवेश को यहाँ आकर एक अजीब सी शांति महसूस होती थी। सभी एक एक कर गाड़ी से बाहर निकलते हैं। वहां चारों ओर सफेद कपड़े पहने और रेड कलर की पगड़ी पहने बहुत सारे आदमी खड़े थे। एक आदमी जिसकी बड़ी बड़ी मुझे थी और सर पर लाल पगड़ी ब्लैक सुपारी सूट पहनने खड़ा था। उसके पास ही एक औरत खड़ी थी जिसने राजपूती पहनावा पहन रखा था और सारा श्रृंगार किया हुआ था। वो औरत उस आदमी की पत्नी थी। ये थे किशोर जी और उनकी पत्नी काशी जी। दोनों सभी का इंतजार कर रहे थे। राजीव जी ने पहले ही बता दिया था कि शिवेश अपनी पत्नी और सभी बच्चों के साथ कुल देवी के दर्शन करने आ रहे हैं। शिवेश और वैभव आगे बढ़कर किशोर जी और काशी जी के पैर छूते हैं। किशोर जी शिवेश को गले लगाते हुए बोला, हमारे राजकुमार कैसे हैं आप? शिवेश हल्का मुस्कुराते हुए बोला, हम बया है काका साहब, आप बताइए। किशोर जी अपनी मूंछों की ताव लगाते हुए बोले, हम भी एकदम बया है। वैभव किशोर जी के गले लगते हुए शिकायती लहजे में बोला, हाँ हाँ, आप भाई पर ही अपना सारा प्यार लुटा दीजिए, हमारा क्या? किशोर जी जोर से हंसते हुए बोले, हाँ 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 बरखुरदार, आपको कौन भूल सकता है, आप तो हमारे जहन में हमेशा रहते हो। वैभव मुंह बनाते हुए काशी जी के गले लगते हुए बोला, देख रही हो काकी सा, आप काका सा आते ही झूठ बोलने लगे। काशी जी वैभव के माथे पर किस करते हुए बोली, अरे आप उदास क्यों हो रहे हो, हम हैं ना आपको याद करने वाले। विरा सर पर पल्लू लेते हुए किशोर जी के पैर छूते हुए बोली, खम्बा घनी काका सा। किशोर जी विरा के सर पर हाथ रखते हुए बोले, सदा खुश रहो बेटा। विरा काशी जी के पैर छूते हुए बोली, खम्बा घनी काकी सा। काशी जी विरा को गले लगाते हुए बोली, तो आप है हमारे शिवेश की बहुरिया बहू, तो बहुत सुंदर ढूंढी है आपने शिवेश। शिवेश काशी जी की बात पर हल्का मुस्कुरा देता है। तभी पीछे से एक लड़की की चहकती हुई आवाज आती है, शिवेश भाई आप आ गए। शिवेश उस लड़की की आवाज सुन मुस्कुरा देता है और वो लड़की भागते हुए आती है और शिवेश के गले लग जाती है। कमर तक आते बाल, घाघरा चोली पहने हुए, गले में हार, कानों में झुमके, पैरों में पायल, पतले गुलाबी होठों के पास तिल और बड़ी बड़ी हिरन जैसी आंखें जो काजल से सनी थी, गोरा रंग। वो लड़की बहुत सुंदर थी और उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल। जब वो मुस्कुराती तब उसकी गालों पर डिंपल पड़ते जो उसकी सुंदरता को और ज्यादा बाते। ये है किशोर जी और काशी जी की इकलौती बेटी जानवी राठौड़ और ये किसी की जान भी बनने वाली है। कोई आइडिया लगा सकता है किसकी ग्रिन? शिवेश जानवी से अलग होते हुए बोला, कैसी है आप? जानवी मुंह बनाते हुए बोली, आपसे मतलब भाई साहब, आप तो कभी हमें याद तक नहीं करते और आपने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। शिवेश कान पकड़ते हुए बोला, उसके लिए रियली सॉरी, पर हमने काकासा और काकीसा को कहा था तो काकासा ने कहा कि आपका एग्जाम है और आपको अकेले छोड़ कर आ नहीं सकते, और अगर आपको बताया तो आप एक्साइटमेंट में एग्जाम छोड़कर हमारी शादी में आ जाओगी तो। जानवी शिवेश की बात सुनकर किशोर जी को घुरने लगती है। क्या बाबा सा आपको पता था ना, ये पाई बधाई हमें नहीं पंसद, और क्या होता अगर हम भाई सा की शादी में चले जाते और हमारा एग्जाम रह जाता तो हमें कौन सा कलेक्टर बनना था, एक एग्जाम रह जाता तो हम अगले साल दे देते। काशी जी जानवी के सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए बोली, तीसरी बार फेल हो चुकी है आप, आपके सारे दोस्त आपसे आगे निकल गए हैं और आप वही बैठी कीर्तन कर रही हो, अब चुप रहो, आते ही बड़बड़ करने लगती हो। जानवी अपना सर मलते हुए मुंह बना लेती है। सीमी किट्टू के कान के पास आकर बोली, मतलब पाई में 22 जीरो बट्टा सन्नाटा है, आर्यन भाई की तरह।
आर्यन उनके पास ही खड़ा था। आर्यन सीमी के कंधे पर मारते हुए बोला, ओ मैडम भूल रही है, तू में ग्रीस लगाकर ही सही पास हो गया था। सीमी अपना कंधा सहलाने लगती है। अंश आगे बढ़कर बोला, और काका सा मुझे आप भूल गए या मैं याद हूँ? किशोर जी अंश को गले लगाने हुए बोला, नहीं बेटा जी, आपको कैसे भूल सकते हैं हम। आगे की बात काशी जी पूरी करते हुए बोली, आप तो इनके साथ महफिल जमाते हो ना, तो आपको ये थोड़ी भूलने वाले हैं। वैभव सभी को किशोर जी, काशी जी और जानवी से मिलाता है। जानवी तो किसी को देख पल के झपकाना ही भूल जाती है। उसके दिल में घंटियां बजने लगती है। कुछ देर में सभी हवेली के अंदर थे। हवेली अंदर से बहुत खूबसूरत थी। हर एक चीज बड़े सलीके से अपनी जगह रखी हुई थी। वहां पर राजा महाराजाओं वाली फीलिंग आ रही थी। रोनित इधर उधर देखते हुए बोला, मुझे लग रहा है मैं किसी राज दरबार में बैठा हूँ। आशु रोनित के पास बैठी थी। आशु रोनित की बात सुनकर बोली, और अभी राजा जी यहाँ आकर दरबार शुरू करने वाले हैं। विरा अपनी पैनी नजरों से हवेली को देख रही थी। वैभव और जानवी अपनी बातों में लगे थे। अन्य का तो किसी से बात करने का भी मन नहीं था। रात होने वाली थी, इसलिए काशी जी किचन में सबके लिए खाने का प्रबंधन करने चली जाती है। विरा भी काशी जी के पीछे चली जाती है। काशी जी विरा को किचन में देख बोली, क्या हुआ बहुरिया, आपको कुछ चाहिए था क्या? आप हमें बता देती, हम ला देते आपको। विरा काशी जी की बात सुनकर बोली, नहीं काकी सा, हमें कुछ नहीं चाहिए था, हम तो आपकी मदद करने आए थे। काशी जी मुस्कुराते हुए विरा से बोली, अरे अभी आप थक गई होगी, आप जाए आराम करिए, और खाना वैसे भी महाराज जी बनाने वाले हैं। विरा हाँ में सर हिला वहां से चली जाती है। विरा अपने रूम में आती है और दरवाजा बंद कर पीछे मुड़ती है। सामने शिवेश को देख विरा की चीख निकल जाती है और विरा अपनी आंखों पर हाथ रख पलट जाती है। शिवेश अभी अभी शिविर लेकर बाहर आया था। शिवेश सिर्फ एक सफेद टॉवल में था और लगेज से अपने कपड़े निकाल रहा था। विरा की चीख सुनकर शिवेश के हाथ से शर्ट छूटकर नीचे गिर जाती है। विरा आंखों पर हाथ रखे बोली, तुम रूम में बिना कपड़ों के क्या कर रहे हो? ऐसे नंगा पुंगा रूम में कौन घूमता है? विरा की बात सुनकर शिवेश विरा को घूरते हुए टी शर्ट उठाते हुए बोला, नंगा पुंगा से तुम्हारा क्या मतलब है, और तुम रूम में नॉक करके नहीं आ सकती हो? विरा शिवेश की बात सुनकर बोली, क्यों, मैं क्यों नॉक करके आऊं? मेरा रूम है और मैं अपने रूम में ऐसे ही आ सकती हूँ, तुम बाथरूम में कपड़े नहीं पहन सकते हो। शिवेश लवा पहनते हुए बोला, आदत डाल लो मुझे ऐसे देखने की, क्योंकि मैं तो ऐसे ही रहता हूँ, इनफैक्ट मैं तो सोता भी ऐसे ही हूँ, तो क्यों ना आज हम दोनों साथ में सोते हैं। शिवेश की बात सुनकर विरा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। विरा खुद को शिवेश के साथ इमेजिन करती है। शिवेश सिर्फ एक टॉवल में बेड पर लेटा हुआ था और उसके बगल में विरा दूसरी और चेहरा किए सो रही थी। शिवेश हाथ बाकर विरा को खुद की तरफ खींच लेता है। शिवेश के खींचने से विरा सीधी लेट जाती है। शिवेश विरा को देखते हुए बोला, तो क्या कहना है आपका, हमारी सुहागरात नहीं बनी तो क्या हम आज अपनी सुहागरात मनाएं? विरा जल्दी जल्दी ना में सर हिलाती है। शिवेश विरा को देख उसकी तरफ झुकने लगता है। शिवेश के होठ विरा को छूने वाले थे, उससे पहले ही विरा चिखते हुए बोली, नहीं, कभी नहीं। तुम और कुछ नहीं कहती गेट ओपन कर बाहर भाग जाती है। विरा के ऐसे भागने से पीछे से शिवेश हंसते हुए बोला, कल रात मुझे बेवकूफ बनाया था ना विरा शर्मा, अब देखो तुम मैं कैसे तुम्हें आज रात रूम से बाहर रखता हूँ। विरा वहां से सीधे नीचे चली जाती है। विरा मन में बोली, ये इस डायनासोर को क्या हो गया, हर वक्त आग उगलते रहता है और आज ये इतनी बेरहमी भरी बातें क्यों कर रहा है, कहीं सच में? नहीं नहीं विरा, इससे तो तुझे बच के रहना पड़ेगा। इस डफ्फा पर तू इतू साथ दोनों अंगुलियों को आपस में जोड़कर इशारा करते हुए भरोसा नहीं कर सकती है। जानवी अपने रूम से बाहर निकल रही थी। विरा को अपने रूम के सामने से ऐसे बड़बड़ाते हुए जाता देख जानवी विरा को आवाज लगाते हुए बोली, भाभी सा क्या हुआ, आप अकेले क्यों बड़बड़ाते हुए जा रही हो? जानवी की आवाज सुनकर विरा अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोली, वो कुछ नहीं जानवी, बस ऐसे ही हम नीचे जा रहे थे, क्या आप भी चल रही हो? जानवी दोनों हाथों से लहंगा पकड़ उठाते हुए विरा के पास आते हुए बोली, चलिए हम भी नीचे जा रहे थे। विरा हाँ में सर हिला देती है और जानवी के साथ नीचे जाने लगती है। जानवी और विरा हंसते मुस्कुराते बातें करते हुए नीचे जा रहे थे। वही सीमी के रूम में भूकंप आया हुआ था। वैभव जबरदस्ती रूम में घुस गया था। सीमी वैभव को पिलो मारते हुए बोली, वैभव के बच्चे अभी के अभी मेरे रूम से बाहर निकलो। वैभव पिलो कैच करते हुए बोला, बेबी वैभव के बच्चे अभी इस दुनिया में आए कहा था है, वो तो तब आएंगे ना जब हमारी शादी होगी और हम। वैभव आगे कुछ कहता उससे पहले सीमी दूसरा पिलो वैभव पर फेंकते हुए बोली, तुम चुप रहो और अभी के अभी मेरे रूम से निकलो। वैभव पिलो कैच कर सीमी की तरफ जाते हुए बोला, बेबी इतना गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है और तुम उस अंश की बातों पर यकीन मत करो, सच में मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, सच्ची में। सीमी कमर पर हाथ रख वैभव को घूरते हुए बोली, मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और अंश झूठ बोल रहा था, एक तो वो मोना देखा था मैंने कैसे तुम्हारे लिए मुझसे पंगा ले रही थी।
वैभव सीमी के पास जाकर बेड पर बैठता है और उसे अपनी गोद में बिठाता है। सीमी वैभव से छूटने की कोशिश करती है। वैभव अपनी पकड़ कस देता है। सीमी वैभव के हाथ पर मारते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वैभव एक हाथ से सिमी के दोनों हाथ पकड़ते हुए उसकी नाक पर टैप करते हुए बोला, इसी छोटी सी नाक पर हमेशा गुस्सा क्यों रखती हो? सीमी वैभव को देखते हुए मासूम सा फेस बनाते हुए बोली, क्या तुम्हारी सच में कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी? विहान सीमी के मासूम फेस को देखते हुए बोला, नहीं थी, तुम पहली और आखिरी हो। तुम्हारे सिवा वैभव सिंघानिया किसी को नजर भर देखता तक नहीं है। इस दिल पर और इस वैभव सिंघानिया पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। वैभव सीमी की आंखों में देखते हुए आगे बोला, आई लव यू सीमी, रियली लव यू। तुम्हारे बिना मैं खुद को इमेजिन भी नहीं कर सकता। हाँ जानता हूँ कि कुछ जल्दी है, पर आई रियली कांट टोलरेट यू बीइंग अपसेट सी यू विद समवन एल्स। आई डोंट नो हाउ मच आई लव यू, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आई लव यू। सीमी वैभव की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, कुछ ज्यादा नहीं हो गया है? वैभव सीमी के होठों को देख उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अभी तो नहीं, पर अब होने वाला है। इतना कह वैभव सीमी के सर के पीछे हाथ लगा उसके होठों पर होठ रख उसे किस करने लगता है। सीमी भी वैभव को नहीं रोकती और उसकी किस को आंखें बंद कर महसूस करने लगती है। वैभव सीमी को सॉफ्टली किस कर रहा था, जिसमें सीमी भी मदहोश होने लगती है और उसके हाथों की पकड़ वैभव की शर्ट पर कस जाती है। सीमी घिरे घिरे वैभव का साथ देने लगती है। वैभव सीमी का साथ महसूस कर और ज्यादा एग्रेसिव होकर सीमी को किस करने लगता है। और पिछली बार की तरह गलत टाइम पर गलत जगह एंट्री होती है अर्पिता की। अर्पिता दनदनाते दरवाजा खोल अंदर आते हुए बोली, सीमी वो, और आगे के शब्द उसके मुंह में रह जाते हैं। अर्पिता दूसरी और घूमते हुए बोली, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? अर्पिता की आवाज सुनकर सीमी जल्दी से वैभव से अलग हो जाती है। वैभव अर्पिता को देखता है जो दूसरी ओर देख रही थी। वैभव बैर से खड़ा होकर सीमी के होठों को अंगूठे से सहलाते हुए बोला, अर्पिता जी, आप सच में इतनी भोली है या बनने की कोशिश कर रही हो? अर्पिता वैभव की आवाज सुनकर पीछे मुड़ते हुए बोली, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? ऐसे बिना दरवाजा लगाए शुरू हो गए। वैभव ना में सर हिलाते हुए बोला, शर्म आपको आनी चाहिए, ऐसे कौन सीधा सीधा रूम में घुस जाता है? आप नॉक तो कर सकती थी। अर्पिता वैभव को घूरते हुए कमर पर हाथ रखते हुए बोली, हेलो, ये मेरी सिस्टर का रूम है, तो मैं जैसे चाहूँ वैसे आ सकती हूँ। तो मेरी कौन सी सास का रूम है? मेरी होने वाली का रूम है। गुस्सा हो गई थी, मनाने आया था। अर्पिता तुनकते हुए बोली, तो ऐसे मनाते हैं? वैभव बालों में हाथ फेर शर्माते हुए बोला, आपने कहा मुझे पूरी तरह मनाने दिया, पहले ही टपक गई थी। सीमी दोनों को देखती है और घिरे से वहां से खिसक जाती है। दोनों एक दूसरे से बहस करने में लगे थे, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि सीमी यहाँ से खिसक चुकी है। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही बहस करते रहते हैं। अर्पिता सीमी की तरफ देखती है, से यहाँ हो तो दिखती। अर्पिता वैभव से बोली, वो महारानी यहाँ से कब का खिसक चुकी है और हम यहाँ बहस कर रहे हैं।